अच्छा, कल की क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी आर स्टूडियो के बारे में। जैसा कि आर स्टूडियो के ऊपर जो स्क्रीन है, 4 स्क्रीन आपको शो हो रही है। स्क्रीन नंबर 1 2 3 4। फिर इनकी वर्किंग देखिए, स्क्रीन नंबर 1 का क्या काम है, स्क्रीन नंबर 2 का क्या काम है, स्क्रीन नंबर 3 का क्या काम है। आज हम वर्क करेंगे वर्किंग डायरेक्टरी पे। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है और इसको हम क्यों क्रिएट करते हैं। दूसरा हम बात करेंगे पैकेजेस के बारे में, वर्किंग डायरेक्टरी और पैकेजेस के बारे में। आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। सर, माइक मैंने लो कर दी है। अस्सलाम जी वालेकुम। सर। यस सर, प्लीज। वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद जहीर साहब। सर। अच्छा सर, फर्ज करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है वर्किंग डायरेक्टरी। सर। आप में से बहुत से लोग जिनका ताल्लुक आईटी से है, वो तो इस चीज़ को जानते होंगे कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, किसे हम कहते हैं। लेकिन चूंकि हमारी जो ट्रेनिंग है डाटा साइंस से रिलेटेड है, डाटा एनालिसिस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आईटी के सब्जेक्ट के अलावा और भी बहुत सारे फील्ड से लोग हैं। जैसा कि इंजीनियरिंग से हैं, बायोलॉजी से हैं, केमिस्ट्री से हैं, इकोनॉमिक्स से हैं, बिजनेस से हैं। तो उनके लिए वर्किंग डायरेक्टरी का यस वर्ड में भी न्यू हो, या उनको आइडिया ना हो कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है। मैं छोटे से एग्जांपल के सर। साथ और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, और वर्किंग सर। डायरेक्टरी आपको क्लियर करूंगा क्या होती है। श्योर फॉर सर। एग्जांपल, आप जो है वो पोस्ट डॉक स्कॉलर हैं। सर। और ये साथ आपके सुपरवाइजर साहब बैठे, ठीक है, ऑफिस में। सर। आज आपका फर्स्ट डे है अपने सुपरवाइजर के साथ। सर। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि सर, आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, इंजीनियरिंग, जी जी, मैं सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल वाटर इंजीनियरिंग, रिसोर्स इंजीनियरिंग में। जी। वाटर सोर्स, ठीक है। तो वाटर वगैरह सर। टेस्टिंग वगैरह के बारे में तो आपको पता होगा ना। जी, मेरा बेसिकली हाइड्रो पावर के ऊपर काम right, ठीक हो गया। है। ये जो डैम्स अब वगैरह है ना हमारे। बिल्कुल ठीक है। जी। जी जी। ओके। अच्छा, आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आपके ना ऑफिस में या आपके डिपार्टमेंट में ना 4 लैब हैं, ठीक है। सर। फॉर एग्जांपल, स्क्रीन नंबर 1 को हम कह देते हैं लैब नंबर 1, स्क्रीन सर। नंबर 2 को हम कहते हैं लैब नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 लैब नंबर 3, और स्क्रीन नंबर 4 लैब नंबर 4। सर। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप लैब नंबर 3 में जाएं। सर। वहाँ पे एक अलमारी पड़ी हुई है। उस अलमारी में एक केबन बना हुआ है जिसका नंबर है 57, सर। यानी लैब नंबर 3। सर। और इसमें है केबन नंबर 57। वो कहते हैं ये आज से आपका है। 57। श्योर। आपने ना अपनी रिसर्च से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपकी मशीनरी सर। है, वो आपने इस केबन के अंदर सेव रखनी है, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल कर लो। श्योर सर। वो आपको चाबी देते हैं, आप उसको लॉक कर लेते हैं, उसके बाहर अपने नेम का एक टैग लगा लेते हैं। सर। अब ये केबन का पर्पस क्या है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि उन्होंने आपको केबन क्यों दिया। कि उनके साथ मेरी प्रोस्पेक्टिव जो भी वर्किंग है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे या जो भी यूजफुल चीजें विच नीड्स टू बी सेव्ड, हाँ, उसको मैंने सेव, वहां पे रखना है। मेन टास्क है सेव्ड, यानी जब आपको उनकी ज़रूरत पड़े सेव ना, करना है। जब आपको उनकी जी, ज़रूरत तो पड़े तो मैं ये ना हो उसको। कि आप सारी लैब में ढूंढते फिरें कि वो चीज़ कहाँ गुम होगी। ठीक है, ये आपका टास्क है कि चीज़ों को यस। सेव करना। आप सेव करना है। लैब में जाते हैं, उसको केबन वगैरह को लेबल करते हैं, लॉक करते हैं, और वापस अपने सुपरवाइजर के पास आ जाते हैं। कहते हैं सर, मैंने उसको लेबल कर दिया और मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट थे,
मैंने उसमें जी जी सेव जी, कर दिए। मेरे पास कुछ बुक्स थी, कुछ नोट्स थे, या कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट थे, वो मैंने उसके अंदर रख के उसको लॉक कर दिया। सर। अब वो आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि अपना पीसी ओपन करें। पीसी ओपन करने के बाद आप एक फोल्डर क्रिएट कर लें, और फोल्डर का आप नाम रख लें 57 या बैच 57। सर। और इसमें आपकी रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपने इसमें सेव करनी है। आप क्या श्योर करते सर। हैं, पीसी ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं, और उसका रीनेम करके, नेम चेंज करके, जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं ज़रूरी पोस्ट डॉक से रिलेटेड, वो आप उसमें सेव कर लेते हैं। अब देखें, अगर दोनों का काम देखा जाए तो सेम है। बिल्कुल। केबन का काम भी सेम है, अलमारी का काम भी सेम है, फोल्डर का काम भी एक ही है। दोनों का काम सेम है, मिलता जुलता है। लेकिन फ़र्क ये है कि अलमारी में हम जो चीज़ें सेव कर रहे हैं ना, वो हमारे पास फिजिकल चीज़ें हैं, बुक्स, नोट्स, टेंजिबल हार्ड है, फॉर्म, बिल्कुल। हार्ड फॉर्म में है, जिनको हम टच कर प्लेटफॉर्म। सकते हैं, है ना। लेकिन जो, टेंजिबल है, बिल्कुल सर। हाँ, जो फोल्डर में हमने सेव किए हैं वो नॉन टेंजिबल हैं, या उनको हम सॉफ्ट फॉर्म में कह सकते हैं। सॉफ्ट। सॉफ्ट फॉर्म में कभी ऐसा हुआ कि हमने जो है वो कोई एमएस वर्ड की फाइल बनाई और उसको केबल अलमारी में सेव कर दिया विदाउट कोई टूल, सीडी, या जो है वो यूएसबी के बगैर हम उसको सेव नहीं कर सकते। वो उसमें भी हम फोल्डर बना के उसके अंदर रखते हैं, यानी वो भी हमारा एक फोल्डर हो गया, सीडी या जो है वो यूएसबी। अब आपने बिल्कुल ये स्टेप भी परफॉर्म कर लिया, यानी दोनों में आपका पर्पस था अपने डॉक्यूमेंट को सेव रखना, जब आपको जरूरत पड़े सही तो आप उसको ढूंढ लें। अब तीसरे स्टेप पे वो आपसे सर। कहते हैं कि आर स्टूडियो ओपन करें। सर। आर स्टूडियो ओपन करने के बाद आप वर्किंग डायरेक्टरी बनाएं। मैं इसको WD लिख रहा हूँ, वर्किंग डायरेक्टरी, और इसका नाम रख दें बैच हम्म। 57। अब वर्किंग डायरेक्टरी भी एक फोल्डर है। सर। देखें, अगर हम अलमारी को एक फोल्डर कहें तो ये गलत नहीं होगा, वो भी एक फोल्डर है अलमारी। केबन है एक उसमें हमारा, फाइल्स हम सही। बिल्कुल। बिल्कुल। अगर उसी केबन को हम नाम चेंज करके फोल्डर रख देते हैं, उसी अलमारी को अगर हम अपने कंप्यूटर में बनाते हैं ना, तो हम उसको नाम दे देते हैं फोल्डर का। अगर उसी अलमारी को, उसी केबन को हम बनाते हैं आर में रहते हुए, तो हम उसको नाम दे देते हैं हम्म। वर्किंग डायरेक्टरी का। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा। फोल्डर, वर्किंग डायरेक्टरी और केबन तीनों एक ही चीज़ हैं, सिर्फ इनकी वर्किंग के लिहाज से नाम डिफरेंट है। मसलन केबन या अलमारी, इसमें आप या जो है फिजिकल चीज़ें रखते हैं, फोल्डर में आप सॉफ्ट फॉर्म में रखते हैं, और वर्किंग डायरेक्टरी में आपने वो चीज़ें रखनी हैं जिनको आपने आर में यूज़ करना है। यानी वर्किंग डायरेक्टरी भी आपका एक फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हमने वो चीज़ें रखनी हैं, जैसे एक्सेल की फाइल, जो आपके ग्राफ बनेंगे, जो आपका डाटा एनालिसिस होने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा, वो सारा आपने वर्किंग डायरेक्टरी में रखना है, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े आप वर्किंग डायरेक्टरी ओपन करें, वहाँ पे तमाम चीज़ें आपकी पड़ी हुई हों। ये ना हो कि आप 1 साल के बाद या 6 मंथ के बाद आपको किसी ग्राफ की ज़रूरत पड़ी है, तो आपको पूरा पीसी ढूंढना पड़े, आपको पूरा जो है वो लैपटॉप छानना पड़े कि मैंने वो फाइल कहाँ पे सेव की थी। क्लियर है? यहाँ तक सब लोग काइंडली टाइप कर दें, अगर क्लियर है तो आप क्लियर टाइप कर दें। फिर हम आते हैं कि ये वर्किंग डायरेक्टरी बनाई कैसे जाती है। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि फोल्डर क्रिएट करें, आप क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन है न्यू फोल्डर का, फोल्डर, फोल्डर आपके पास बन गया। लेकिन वर्किंग डायरेक्टरी इस तरह नहीं बनती। वर्किंग डायरेक्टरी आपने आर में रहते हुए बनानी है, फोल्डर हमने बनाया अपने विंडो में रहते हुए। वर्किंग डायरेक्टरी बनाने के लिए हमने आर पे आना है,
अब तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये स्टेप मेरे साथ फॉलो करें। स्क्रीन नंबर 3 पे आ जाएं। मैं इन पे नाम दोबारा लिख देता हूँ। स्क्रीन नंबर 1, 2, 3, 4। स्क्रीन नंबर 4 पे ये कॉर्नर पे अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है बैच 56। आप चेक करें आपके पास क्या लिखा हुआ है। मेरा ख्याल आपके पास लिखा होगा प्रोजेक्ट नॉन। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली चेक कर लें। स्क्रीन नंबर 3 पे, यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये सर्कल किया हुआ है बैच 56 को, आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा प्रोजेक्ट नॉन। आप अगर प्रोजेक्ट नॉन पे क्लिक करें, प्रोजेक्ट नॉन पे क्लिक करें, आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। मेरे पास लिस्ट थोड़ी लंबी है, और आप चूंकि अभी पहली वर्किंग डायरेक्टरी बना रहे हैं तो आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी का कोई ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन होगा पहला। न्यू प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, ये आपसे पूछेगा कि क्या आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारा रफ वर्क है, ये हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको सेव नहीं करना चाहते, तो आप नो कर दो। यहाँ तक सब लोग डन कर लें कि आप इस विंडो पे आ चुके हैं। ये न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी और वर्जन कंट्रोल, तीन चीज़ें आपको शो हो रही हैं। तो आप यस टाइप कर दें। सब लोग इस स्टेप पे आ जाएं, फिर हम अगले स्टेप पे चलते हैं। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है, आपने न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास मज़ीद 5-6 ऑप्शन आएंगे, लेकिन वो जो बाकी ऑप्शन है ना, वो आपसे रिलेटेड नहीं है। वो उन लोगों से रिलेटेड हैं जिन्होंने, जो डेवलपर हैं, जिन्होंने कोड डेवलप करने हैं, जिन्होंने प्रोग्रामिंग करनी है, जिन्होंने ऐप क्रिएट करनी है, गेम्स क्रिएट करनी है, वेब डेवलपमेंट करनी है, ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है। हमने आ जाना पहले पे, न्यू प्रोजेक्ट। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कह रहा है डायरेक्टरी का नेम बताएं। आप लोग यहाँ पे टाइप करें बैच 57। उसके बाद ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है, आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। मैं इसको लोकेशन दे देता हूँ डेस्कटॉप की। आप इसको लोकेशन बता दें डेस्कटॉप की। ये मैंने इसको डेस्कटॉप की लोकेशन बता दी है। उसके बाद ये दो ऑप्शन है आपके पास, इनको अभी आपने टिक नहीं करना। यूज आर इन्वायरमेंट और ओपन इन न्यू सेशन, इनको आपने टिक नहीं करना। आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना। जैसे आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास आर का एक न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल जीरो से। अब आप बैच 57 से रिलेटेड जितने भी एनालिसिस करेंगे, वो सारा इस फाइल में, इस वर्किंग डायरेक्टरी में, इस फोल्डर में सेव होता जाएगा। कुछ चीज़ें आपको खुद सेव करना पड़ेंगी, कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, और आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में बैच 57 शो हो रहा है। सब लोग यहाँ तक डन कर लें। अगर किसी को समझ नहीं आ रही या स्टेप परफॉर्म नहीं हुआ, तो आप माइक ओपन करके मुझे बता सकते हैं। वर्किंग डायरेक्टरी, मिर्ज़ा यासिर साहब, आप वर्किंग डायरेक्टरी कहीं भी बना सकते हैं। आप डी में बनाएं,
सी में बनाएं जहाँ पे आपके पास स्पेस अवेलेबल है, या जहाँ पे आप समझते हैं कि आप इसको सेव रखेंगे, वहाँ पे आप वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, जहाँ तक सब लोगों ने डन कर लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि वर्किंग डायरेक्टरी हमने बनाई क्यों। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वर्किंग डायरेक्टरी बनाएं और फिर ही काम करें। आप वर्किंग डायरेक्टरी के बगैर भी वर्क कर सकते, लेकिन वर्किंग डायरेक्टरी बनाने का फ़ायदा क्या है फिर। वर्किंग डायरेक्टरी बनाने का फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल, अगर आप एज अ डाटा एनालिस्ट काम करते हैं, आपके पास 5-6 क्लाइंट का डाटा है, तो जब वो आप एक ही फाइल के ऊपर सारा वर्क करेंगे, तो उनके जो प्लॉट्स होंगे, उनके जो स्क्रिप्ट होंगे, टेबल होंगे, जो रिजल्ट सेव होंगे, वो सारे मिक्सअप हो जाएंगे। तो बेहतर ऑप्शन ये होगा कि हर क्लाइंट का के नेम से एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाई जाए, और उस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आप उसका डाटा सेव करें। एक फोल्डर बनाया जाए, उस फोल्डर के अंदर उसका डाटा सेव हो। जब कभी उसको 2 साल के बाद भी उसको ज़रूरत पड़े ना, तो आप उसका फोल्डर ओपन करें, तो उसके अंदर सारी चीज़ें उसकी मौजूद होंगी। दूसरा, अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अपना थीसिस है, आपके थीसिस में से 3-4 पेपर निकलते हैं, तो आप चाह रहे हैं कि इन तीनों चारों पेपर्स के एनालिसिस करें, इसके ग्राफ बनाएं, और कोई आर्टिकल लिखें और उसको पब्लिश करें। तो आपके पास जितने भी पेपर हैं, उन हर पेपर के लिए अलग वर्किंग डायरेक्टरी बनाएं। पेपर नंबर 1, या उसको नाम दे दें, हेडिंग, छोटी सी हेडिंग दे दें कि ये ताकि आपको याद रहे कि इस वर्किंग डायरेक्टरी में मेरे पास इस पेपर का डाटा है। ठीक है। ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, तो आपको वो अपना पीसी ना ढूंढना पड़े, ना ही आपको सर खपाना पड़े कि मैंने फाइल्स कहाँ कहाँ पे रख दी थी, मुझे इसका स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा, इसका कोड नहीं मिल रहा। तो फिर आप क्या करेंगे। एक और बात, कि जब आप आर पे एनालिसिस करेंगे अपने आर्टिकल के और उसको पब्लिकेशन के लिए भेजेंगे, मसलन एक पेपर है, उस पे आपने एसपीएसएस से एनालिसिस किया हुआ है, या मिनी टैब से किए हुए हैं, या स्टेटा से किए हुए हैं, या किसी और टूल से किए हुए हैं। एक आपका पेपर है जिस पे आप यूज़ करते हैं आर या पाइथन। दोनों पेपर आपके डिफरेंट रिव्यूअर के पास चले गए, या एक ही रिव्यूअर के पास चले गए। वो पेपर जिस पे आपने एसपीएसएस यूज़ किया हुआ है, तो आपका पेपर देखेगा, कमेंट्स लिखेगा, आपको भेज देगा। लेकिन जिस पेपर पे आपने मेंशन किया हुआ है कि मैंने आर या पाइथन से ये वर्क किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। उसने फौरन आपसे एक क्वेश्चन करना कि ये जो एनालिसिस आपने परफॉर्म किया है आर के ऊपर, इसका स्क्रिप्ट किधर है, इसका स्क्रिप्ट प्रोवाइड करें। अब आप लोगों को पता है कि आर्टिकल राइट करने के दौरान, फिर उसको सबमिट करने के दौरान, फिर उसकी पब्लिकेशन होने तक तकरीबन 5-6 मंथ, इवन के साल भी लग जाता है। तो वो अगर हमें रिव्यूअर एट द एंड हमसे मांग लेता है जिसका जो स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड करें एज अ रॉ डाटा या सप्लीमेंट्री डाटा, तो 1 साल के बाद हम उसका स्क्रिप्ट कहाँ से ढूंढेंगे। तो वो अगर आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी बनी हुई है, तो वो हर चीज़ आपके पास सेव होगी। आप 1 साल के बाद भी अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को ओपन करेंगे, उसके अंदर हर चीज़ मौजूद होगी। और ये वर्किंग डायरेक्टरी इतनी छोटी सी होती है, इसका साइज़ भी बहुत छोटा सा होता है। जिस तरह आर का कुछ 4 या 10 MB में साइज़ है, बल्कि आई थिंक 80 या 70 MB में इसका साइज़ है। तो इसी तरह वर्किंग डायरेक्टरी का साइज़ भी बहुत छोटा सा होता है। आप इसको यूएसबी में रख के सेव कर सकते हैं, या इसको किसी और पीसी में भी लेके जाके ओपन कर सकते हैं इजीली। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। होप के सब लोगों को वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है पैकेजेस क्या होते हैं। पैकेजेस पैकेजेस के लिए मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा, क्योंकि हाँ, साइंस के लोग भी हैं और आर्ट्स के लोग भी हैं इस बैच में, ताकि सब अपनी फील्ड के लिहाज से उस एग्जांपल को देख के अंडरस्टैंड कर लें कि पैकेजेस हम किसको कह रहे हैं। डॉक्टर जहीर साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा।
अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अगेन आपसे थोड़े से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। सर सर। अ, ये आप बैठे हुए डॉक्टर जहीर साहब और साथ इनके सुपरवाइजर साहब। आज आपका सेकंड डे है आपके सुपरवाइजर के साथ। पहले फर्स्ट डे उन्होंने क्या टास्क दिया आपको? सर। वर्किंग डायरेक्टरी बनानी है। ठीक है। जी सर बिल्कुल। आपने वर्किंग डायरेक्टरी बना ली। आज सेकंड डे अगेन आप उनके सर। ऑफिस गए हैं। उनके ऑफिस में ना टेबल के ऊपर एक बीकर पड़ा हुआ है। होप के सब लोग समझते हैं बीकर को। जो जिनका फील्ड ऑफ हम्म। स्टडी साइंस नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पे बीकर बना देता हूँ, यानी एक ग्लास टाइप। आप ग्लास समझ लें। और इस ग्लास में ना पानी है या कोई लिक्विड है। सर। वो आपसे कहते हैं कि इस बीकर को ले जाएं लैब में और इसकी पीएच फाइंड करके आए। पहला टास्क उन्होंने आपको दिया। सॉरी, ये मैंने डिलीट कर दिया। ये बीकर आपके पास। पहला टास्क जो आपको इन्होंने दिया आज फर्स्ट डे, सॉरी सेकंड डे, टास्क टू। वो कह रहे हैं कि इसकी पीएच फाइंड करें। सर। अब फौरन पहला सर। क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा? आपको वो कहते हैं इस पानी की पीएच फाइंड करें। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही तो पहला क्वेश्चन आपके है। माइंड में फौरन क्या आएगा? इससे रिलेटेड कि इसकी पीएच फाइंड करने के लिए हाँ, कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए मेरे पास, बिल्कुल। या इसको मैं किसी यानी लैब में हाँ, लेकर जाऊंगा नहीं या। नहीं, पहला क्वेश्चन ही आपके जहन में ये आएगा कि पीएच मैंने कौन से टूल से फाइंड करनी है। देखें ना, आप लैब में जाएंगे, लैब एग्जैक्टली। में हजारों टूल पड़े होंगे। बिल्कुल। ऐसे ही है ना? तो आपके जहन में फौरन क्वेश्चन आ बिल्कुल। जाना चाहिए कि पीएच फाइंड करने के लिए मैंने कौन सा टूल यूज करना है। यानी आपके माइंड में एग्जैक्टली। क्वेश्चन आना चाहिए, आपने टूल कौन सा यूज करना है, मशीन या इंस्ट्रूमेंट। सब लोग इंस्ट्रूमेंट इसको, कुछ एग्जैक्टली। लोग इसको टूल कहते हैं, कुछ मशीन कहते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? ठीक है। यस सर। अब आपको ये पता है इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा? पर्सनली मुझे खुद जी जी जी। एसपीएच मीटर होता है हमारे पीएच पास, मीटर, ठीक है। डिजिटल। बिल्कुल। जी। पीएच मीटर, और अभी आपने बात की डिजिटल की। यस। यानी आपके सुपर, फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता, आपका चूंकि सर। फर्स्ट डे है, आपको पता ही नहीं है कुछ आपके लैब के बारे में। वो आपसे कहते हैं कि इसकी पीएच फाइंड करके हैं। आपके जहन में फौरन जो क्वेश्चन आएगा ना कि पीएच फाइंड करने के लिए मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, ये आपने अपने सुपरवाइजर से पूछा। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आपने पीएच मीटर यूज करना है। ठीक है। सर। अब वो आपसे कहते हैं कि आप लैब में जाएं और वहाँ पे पीएच मीटर पड़ा होगा, उस पीएच मीटर को यूज करें और इसकी पीएच फाइंड करके वापस आए। सर। अच्छा, आप लैब में जाते हैं। आप फॉर एग्जांपल, ये चार लैब है हमारे पास, 1 2 3 4। 1 में भी देखते हैं, 2 में भी देखते हैं, 3 में भी, 4 में भी। आपको कहीं भी पीएच मीटर नहीं मिलता। हम्म। ठीक है। यानी पहला क्वेश्चन सर। कि उसके लिए मशीन कौन सी यूज होगी। दूसरा क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन। हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, उसकी अवेलेबिलिटी। देखिए, वो पीएच मीटर आपके हम्म। लैब में होगा तो आप पीएच फाइंड करेंगे ना। एग्जैक्टली। तो वो आपका आंसर होना चाहिए यस और नो में।
अगर तो आपकी लैब में है, उस आपका आंसर है यस। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लैब में पीएच मीटर मौजूद है, आपका आंसर है यस। सर। अब आप क्या करेंगे? अभी आपने बात की कि डिजिटल पीएच मीटर है। जब वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं यस डिजिटल, सर। और आजकल तकरीबन तमाम जो है वो इंस्ट्रूमेंट डिजिटल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जी बिल्कुल। तो उन पे वर्क करने से पहले वो मशीन हमें ऑन करना पड़ती है। एग्जैक्टली। ऐसा ही है। आप क्या करेंगे? आपका आंसर यस। बिल्कुल। आप लैब में जाएंगे, पीएच मीटर को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आप पीएच फाइंड करेंगे और अपने सुपरवाइजर साहब के पास चले जाएंगे। आपका एक टास्क कंप्लीट हो गया। यस सर। लेकिन अगर आपका आंसर हो नो में, आंसर हो नो में, अब आप क्या करेंगे? फिर उसके कोई ऑल्टरनेट मेथड देखेंगे, कोई टूल देखेंगे या कोई एनालिटिकल प्रोसीजर हाँ। अब फॉलो करेंगे। आपने यही समझना है कि आप जो है ना वो अपनी फील्ड की लैब में वर्क कर रहे हैं, फिर आपको और समझ आएगा। सर। सर। अब आप जाते हैं दोबारा अपने सुपरवाइजर साहब के पास, उनसे कहते हैं कि सर मुझे पीएच मीटर नहीं मिला। अब चूंकि आपका हम्म। फर्स्ट डे है आज लैब में, तो वो समझेंगे कि शायद इन्होंने हर जगह ढूंढा नहीं है या इनको पता नहीं चला कहाँ पे पड़ा था। वो आपसे सर। कहेंगे कि आप लैब अटेंडेंट के पास जाएं या लैब सुपरवाइजर के हम्म। पास जाएं। उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से केमिकल, कौन कौन सी मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है। बिल्कुल। आप जाते हैं लैब अटेंडेंट के पास, उससे पूछते हैं कि सर हमारे पास पीएच मीटर अवेलेबल है। वो आपसे कहता है कि हमारे पास पीएच मीटर अवेलेबल नहीं है। फिर आप वापस जाते हैं सुपरवाइजर साहब के पास, उनको बताते हैं कि सर मैंने लैब अटेंडेंट से भी पूछा है, लैब सुपरवाइजर से भी पूछा है, वो कहते हैं जी हमारे पास पीएच मीटर नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखें कि हमें हम्म। पीएच मीटर अरेंज करके दें, परचेज करके दें। सर। वो आपने एप्लीकेशन लिखनी है आपको, कौन सी कंपनी का पीएच मीटर चाहिए, कहाँ से आपने मंगवाना है, वो सारी एप्लीकेशन लिख के आप अपने एचओडी साहब को जमा करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरे दिन वो आपको पीएच मीटर अरेंज कर देते हैं। आप लैब में जाते हैं, पीएच मीटर को ऑन करते हैं और उसकी पीएच फाइंड कर लेते हैं। सर। ये आपको छोटी सी स्टोरी सुनाई है। अब ये स्टोरी मैं आपको आर पे करके दिखाऊंगा। सर। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है आपसे, ताकि जो सर। जिनका फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो साइंस नहीं है, किसी और फील्ड से हैं, तो वो भी इसको अंडरस्टैंड कर लें। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं, दूसरा आपको टास्क देते हैं कि आप ना, आपके क्लास फेलो हैं अजमल साहब या एहसानुल्लाह साहब हैं, आपके सुपरवाइजर कहते सर। हैं कि उनको कॉल करके ऑफिस बुलाएं। आपके माइंड में फौरन क्या क्वेश्चन आएगा? कि मैंने उनसे कांटेक्ट कैसे करना है। कॉल करने के लिए आपने कौन सी मशीन यूज करनी है, एग्जैक्टली, कौन मोबाइल सा फोन। टूल यूज करना है? तो आपके जहन में फौरन यस खुद सर। से आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका आंसर आपको पता है वो- एग्जैक्टली। कि मैंने मोबाइल फोन यूज करना है। बिल्कुल। अब अगर आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि ये एहसान साहब का घर जो है ना 25 किलोमीटर दूर है, आप जाएं सर। और उनको साथ लेके आएं, आप क्या करेंगे आप? हम्म। तो अब जाहिर है फासला रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा है, तो मैं गाड़ी देखूंगा। टूल, मशीन, मशीन का सहारा तो लेंगे आप, है ना? बिल्कुल। अब देखिए, बिल्कुल। हर काम करने के लिए हमें डिफरेंट मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है। हमने पीएच फाइंड करनी थी, हमने पीएच मीटर यूज किया। हमने टेम्परेचर फाइंड करना है, हमें थर्मामीटर के सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह हमने अगर बिल्कुल। कॉल करनी है तो हमें मोबाइल फोन का सहारा लेना पड़ेगा। हम थर्मामीटर से कॉल नहीं कर सकते, पीएच मीटर से कॉल नहीं कर सकते। अगर आपने सफर बिल्कुल। करना है, ट्रैवल करना है, तो आपको ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल। यानी हमारी डेली लाइफ मशीनों से भरी हुई है।
हमें हर काम करने के लिए किसी ना किसी मशीन का सहारा लेना पड़ता है। यस सर। ठीक है। अब डेली लाइफ में हम उन्हें कहते हैं मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट या टूल। लेकिन आर की लैंग्वेज में हम उन्हें कहते हैं पैकेजेस। हम्म। आर की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? ग्रेट। पैकेजेस। पैकेजेस। यानी आपकी गाड़ी एक पैकेज है। सर। आपका जो pH मीटर है वो एक पैकेज है। आपके पास थर्मामीटर है वो एक पैकेज है। आपका लैपटॉप है वो एक पैकेज है। आपके पास जो है वो सही। गाड़ी एक पैकेज है। आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं वो एक पैकेज है। यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, आर की जुबान में उसको पैकेज कहते हैं, क्योंकि आर एक लैंग्वेज है, इसका अपनी वोकेबलरी है। श्योर। ठीक है। सर। अब आर पे हमने जितने भी काम करने हैं, सब काम, हर काम करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम आर की इंस्ट्रूमेंट जुबान पर। में कहते हैं पैकेज। मसलन आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप ना, जिस तरह अभी मैंने आपसे कहा कि आपके सुपरवाइजर कहते हैं एहसानुल्लाह साहब को 25 किलोमीटर दूर से लेके आए, तो आपको कोई ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा ना। यस सर, आई हैव टू हैव हाँ, इसी तरह। कार और हाँ, इसी एनीथिंग। तरह अब अगर आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप एक्सेल की फाइल को आर पे लेके आए। अब एहसान साहब की हम्म। जगह पे एक्सेल की फाइल है, उसको आर पे लेके आना है, और सर। जो फॉर एग्जांपल आपका जो डेस्कटॉप है, उसका और आर का डिस्टेंस जो है 25 किलोमीटर का है, तो आप किसी ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे। कोई इंपोर्ट के लिए टूल इंपोर्ट चाहिए करने के होगा। लिए आपको एक पैकेज रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल वो हम्म। आपसे कहते हैं कि फाइल इंपोर्ट करें, तो आपके जहन में पहला क्वेश्चन आएगा कि मैंने इंपोर्ट करने के लिए पैकेज कौन सा यूज़ करना है, मशीन कौन सी यूज़ करनी है। फिर वो आपको कहते हैं कि ऐसा करें कि आप इस पे ना स्कैटर प्लॉट बनाएं। सर। फिर वही क्वेश्चन, स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए आपने कौन सी मशीन यूज़ करनी है। फिर वो आपसे कहते हैं कि एग्जैक्टली। अनोवा अप्लाई करें। आपके जहन में फौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए, अनोवा अप्लाई करने के लिए मैंने कौन सा टूल यूज़ करना है, कौन सा मशीन टूल यूज यूज़ कर। करनी है। और आर की जुबान में अगर हम बात करें तो कौन सा पैकेज यूज़ करना है। पैकेज यूज कर। इसी तरह वो आपसे कहते हैं कि कोरिलेशन फाइंड करें। आपके जहन में सर। फौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए, कोरिलेशन फाइंड करने के लिए मैंने कौन सा टूल यूज़ करना है, टूल कौन सी यूज मशीन कर। यूज़ करनी है, कौन सा पैकेज यूज़ करना है। होप कि अब आपको पैकेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पैकेज क्या है। अब जिस तरह यस सर। अब जिस तरह आप अपनी लैब में, आपकी लैब भी होती है ना, यस आपके सर। फील्ड, जब आप होती है, अपनी बट लैब में लैब्स जाते होती है। हैं, अपनी लैब में जाते हैं, तो आपके लैब में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आते हैं। यस इसी सर। तरह आर की भी एक लैब है। अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे आए ना, तो ये आर की लैब है। हम्म। स्क्रीन नंबर 4, यहाँ पे आपको एक बटन नजर आएगा फाइल पैकेजेस का, प्लॉट्स। पैकेजेस का। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये स्क्रीन नंबर 4 पे पैकेजेस के बटन पे क्लिक करें। ये देखें एक लिस्ट पड़ी हुई है इंस्ट्रूमेंट की। जिस तरह हम लैब में जाते हैं तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं तरतीब से, इसी तरह ये आर स्क्रीन नंबर 4 आर स्टूडियो की लैब है। यहाँ पे तमाम चीज़ें, तमाम इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, और हर इंस्ट्रूमेंट के साथ उसका काम भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि आपके पास यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट शो हो रहे हैं, जो पैकेजेस शो हो रहे हैं वो डिफरेंट हैं, मेरे पास जो शो हो रहे हैं वो डिफरेंट हैं। ऐसा ही है? ऑलमोस्ट। डिफरेंट है ना? इसकी रीज़न यस ये है, सर। हाँ, इसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल एक लैब डेवलप हुई है, या जिस तरह आप कायदन यूनिवर्सिटी की लैब देख लें, और एक न्यू यूनिवर्सिटी बनी है उसकी लैब देख लें, फ़र्क होगा ना दोनों में। एग्जैक्टली। यानी ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, जो 1 साल पहले डेवलप हुई है और जो 50 साल पहले की चल रही है, उसमें जो 50 साल पहले चल रही है उसके अंदर मशीनरी ज़्यादा होगी। बिल्कुल। इसी तरह आर मेरे पास तकरीबन 2-3 साल से चल रहा है, तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पैकेजेस इसके अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। आपका चूंकि आज फर्स्ट डे है, सही। तो आपके पास सिर्फ वही चीज़ें होंगी जो बेसिक हैं। जो आपने आर को इंस्टॉल किया, आर के साथ बेसिक पैकेजेस हैं, बेसिक मशीनरी पड़ी हुई है, वही यहाँ पे पड़ी हुई है। ये सारे आप स्क्रॉल डाउन करके देखें, हर पैकेज के साथ, हर मशीन के साथ उसका काम भी लिखा हुआ है। ओके।
अब आपके सुपरवाइजर आपको टास्क देते हैं कि आप ना आर के ऊपर एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करें। इंपोर्ट एक्सेल फाइल इन आर। आपके माइंड में फौरन क्या क्वेश्चन आएगा? ये which tool पैकेज कौन should सा I यूज use करना for है, ठीक है, that टूल कौन सा यूज करना है। package? आपके Yes, sir. सुपरवाइजर आपको रिप्लाई करते हैं। ये अभी मैं वो जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी ना, वो लैब अटेंडेंट वाली बात Sir, आई, वो अब आर पे आपको समझाने लगा हूँ। sir. आपके माइंड में फौरन क्वेश्चन आया कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज होगा। आपने सुपरवाइजर से पूछा, वो कहते हैं जी इस पैकेज का नाम है रीड एक्सेल। रीड Hmm. एक्सएल। ये मशीन यूज होगी, ये इंस्ट्रूमेंट यूज होगा फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। Import करना. हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन इसकी अवेलेबिलिटी। इसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं, यस और नो। आप देखें आर के ऊपर, सारे आर में देखें कहीं आपको रीड एक्सेल लिखा हुआ नजर आ रहा है? ये फोर विंडो समझें कि फोर लैब है आपके पास। सर्च करें कहीं पे ये मशीन आपको लिखी हुई नजर आ रही है रीड एक्सेल? नहीं नजर आ रही? Import data sheet का आ रहा है विंडो 3 पे नहीं, हिस्ट्री के रीड नीचे. एक्सेल, रीड एक्सेल का नाम, Hmm. मशीन का नाम आपको कहीं नजर नहीं आ Exactly ये नजर नहीं आ रहा। अब जिस तरह आप लैब में गए थे पीएच मीटर ढूंढने, आपको फोर रहा. लैब्स में पीएच मीटर नहीं मिला था ना। अब वापस आ गए थे Sir, सुपरवाइजर साहब के पास। आपके सुपरवाइजर साहब ने आपको कहाँ भेजा था? लैब अटेंडेंट के पास। lab attendant. उससे जाके पूछें, उससे कंफर्म करें पहले कि आपके पास ये टूल अवेलेबल है या नहीं। Hmm. आज स्टूडियो पे भी लैब अटेंडेंट बैठा हुआ है। अगर आप पैकेजेस पे क्लिक करें ना, तो ये सर्च बार में Sir, देखें, ये सर्च बार नजर आ रही है आपको, ये जहाँ पे मैंने अभी sir. क्लिक किया। इस सर्च बार में आप टाइप करें रीड एक्सेल। ये आपका लैब सुपरवाइजर है, लैब अटेंडेंट है, ये आपको बता देगा कि कौन कौन सी मशीन आपके पास अवेलेबल है। ये देखिए मेरे पास तो ये शो कर रहा है, ये रीड एक्सेल। आप सर्च करें रीड एक्सेल, एक्स एल टाइप करना है, एक्सेल नहीं लिखना पूरा, एक्स एल। अगर आपके पास ये शो कर रहा है तो यस, अगर नहीं तो नो। मेरे पास तो ये शो कर रहा है, इट्स मीन कि मैंने इसको अरेंज किया हुआ है, इसको अभी मेरे परचेज किया पास. हुआ है, इसको रखा हुआ है। आपके पास नहीं है? Hmm. अभी नहीं आ रहा सर. ठीक है। अब आपके जो लैब अटेंडेंट का आंसर है नो, कि हमारे पास ये टूल नहीं है। अब आपने क्या करना? नहीं है. दोबारा अपने सुपरवाइजर साहब के पास जाना एचओडी है। साहब को लेटर लिखना है. अब यस. आपने एप्लीकेशन लिखनी है एचओडी साहब को। देखें वो स्टोरी आपको याद होगी अब है। यस सर. वो स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई है, वो हमारी जितनी भी लैब्स है ना हम पाकिस्तान में, वो सब लैब की सेम स्टोरी है। ऐसे ही होता है ना। यस सर. वो बिल्कुल सर. जितनी भी लैब्स हैं, चाहे वो बायो की हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की है, चाहे वो मेडिकल की हैं, सेम यही स्टोरी होती है। कॉमन. बाज़ का वो इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलते, और इंस्ट्रूमेंट मिल जाएं तो वो अक्सर ख़राब होते हैं। यस सर. तो अच्छा, अब आ जाना हमने एचओडी साहब के ऑफिस। ये यस पैकेज सर. बटन के साथ ना एक इंस्टॉल का बटन आपको शो हो रहा है, ये मिला है अपडेट के साथ इंस्टॉल। ये एचओडी यस सर साहब ये का लेफ्ट. ऑफिस है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है, इसको हमने फिल करना। हम्म. ओपन हो गया एप्लीकेशन फॉर्म? यस सर. ओके। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में कोई आपसे चार बातें पूछ रहा हूँ। नंबर वन, पहला पूछ रहा है कि इंस्टॉल फ्रॉम, यानी वो पूछ रहा है कि आप किस कंपनी से पीएच मीटर मंगवाना चाह रहे हैं। तो मैंने इसको ऑप्शन, ये अगर इस पर आप क्लिक करें ना, दो ऑप्शन है, या मैनुअली कर लें इसको इंस्टॉल, या आप ये रेपोजिटरी क्रेन, ये आर क्रेन की वेबसाइट है जहाँ से हमने आर को इंस्टॉल किया था, ठीक है। यानी हम इसको बता रहे हैं एचओडी साहब को कि हमने ये जो पैकेज इंस्टॉल करना है ना, ये आर क्रेन वाली वेबसाइट से करना है। हम फिर उसके बाद पैकेज कौन सा इंस्टॉल करना है उसका नाम भी तो बताना ना, जो टूल हमने मंगवाना है। यहाँ पे हमने लिखना है रीड एक्सएल।
ये आपके पास सुजेशन आएगी, इसमें से सिलेक्ट करें रीड एक्सेल। उसके बाद ये पूछ रहा है, अब देखिए हमारे पास 4 लैब्स हैं। वो आप पूछ रहा है कि इंस्टा ये इसको मंगवाने के बाद आप कौन सी लैब में रखना चाह रहे हैं। यानी जिस तरह एचओडी साहब पूछते हैं जी आपके पास 4 लैब्स हैं तो ये कौन सी लैब के लिए, लैब 1 में रखेंगे, लैब 2 में रखेंगे, लैब 3 में, लैब 4 में। तो ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे हमारा आर इंस्टॉल है, जहाँ पे आर स्टूडियो इंस्टॉल्ड है, हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पे इंस्टॉल करना है, हमने इसको नहीं छेड़ना। 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिपेंडेंसीज। इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। अगेन जहीर साहब से क्वेश्चन है। जहीर साहब, सर फर्ज करते हैं जी आप अपना आज न्यू मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं। सर उसकी जब आप पैकिंग ओपन करते हैं तो उसमें आपको एक मोबाइल फ़ोन मिलता है, चार्जर भी होता है, कोई एक्स्ट्रा केबल भी यस सर होगी, फिर ग्लास भी होगा, मे भी प्रोटेक्टर भी हो, फिर गाइड बुक भी होगी। यस आ, एग्जैक्टली आपने तो मोबाइल फ़ोन परचेज किया ना, चार्जर तो नहीं परचेज किया। यस सर लेकिन वो उसके साथ ज़रूरी चीज़ें हैं जो उसके साथ शामिल हैं। हम्म। इसी तरह जब आपने डिजिटल टीएच मीटर बाय किया तो उसके सर साथ चार्जर भी होगा, उसके सेल भी होंगे, उसकी गाइड बुक भी होगी, एग्जैक्टली है ना। तो ये जो डिपेंडेंसीज है ना, बिल्कुल अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बताऊँ ना, तो ये जो लवाजमात होते हैं ना, आप कोई मशीन खरीदते हैं उसके साथ छोटे छोटे लवाजमात होते हैं, उसकी केबल होगी, उसके जो है वो हेल्पिंग एसेसरीज बुक होगी, एसेसरीज होगी, ठीक है। ये डिपेंडेंसीज का मतलब क्या है, एसेसरीज। तो अगर आप डिपेंडेंसीज को अनटिक कर देते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने मोबाइल फ़ोन परचेज कर लिया और दुकानदार को कहा है कि मुझे चार्जर नहीं चाहिए, मुझे गाइड बुक नहीं चाहिए, आप वो रहने दो, मुझे सिर्फ मोबाइल फ़ोन दे दो, ठीक है। सर अब इसका नुकसान क्या होगा, जब तक वो मोबाइल फ़ोन में बैटरी है तब तक तो वो वर्क करेगा, लेकिन आपको एक स्टेज पे आके उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मे भी आपको हेडफोन की भी ज़रूरत पड़े, मे भी आपको गाइड बुक की ज़रूरत पड़े, तो फिर आपको दोबारा डिपेंडेंसीज खरीदनी पड़ेंगी। आपको चार्जर खरीदना पड़ेगा, हेडफोन खरीदना पड़ेगा दोबारा। तो बेहतर नहीं है कि हम वो जब मोबाइल फ़ोन पैकिंग में लेते हैं तो सारी चीज़ें साथ ही परचेज कर लें। तो हम यस कहते सर हैं कि हमें बिल्कुल डिपेंडेंसीज भी चाहिए, सिर्फ हमें जो है ना वो टीएच मीटर नहीं चाहिए, उसका चार्जर भी चाहिए, उसका सेल भी चाहिए, उसमें जो जो चीज़ें हैं वो सारी हमें चाहिए। तो आपने ये डिपेंडेंसीज पे क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये इंस्टॉल का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। आपके पास यहाँ पे एक रेड डॉट शो होगा। जब तक ये रेड डॉट शो हो रहा है आपने वेट करना है। ये जो रेड लाइंस है ना, ये आपके लिए नहीं है, ये आपने इसको रीड नहीं करना। आप इसको रीड करके परेशान ना हो, ये रेड लाइंस आपके लिए नहीं है। आपके लिए ये ब्लैक लाइन है, एंड वाली, जहाँ पे ये कहेगा पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड, या आपको मैसेज देगा कि पैकेज रीड एक्सेल फेल, या सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ। दो ऑप्शन आपके पास आएंगे। आपने रेड लाइंस को रीड नहीं करना। श्योर सर ओके, इसको रन किया आपने, इंस्टॉल कर लिए, ये वर्क कर रहा है, यस सर इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अच्छा कुछ देर तक ही आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया कि ये मैडम अनिला है इनकी तरफ से ना, हाउ डू वी नो विच पैकेज वी आर रिक्वायर्ड फॉर एक्स वाई जेड पर्पस। यानी वो पूछना चाह रही हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अनोवा करना है, हमने डैंडोग्राम बनाना है, हमने रिग्रेशन एनालिसिस करना है, या कोई और एनालिसिस करना है, तो उसके लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। देखें, आज आपको पता चल गया कि फाइल को इंपोर्ट करने के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होता है, रीड एक्सेल रीड एक्सेल।
इसी तरह जब आप ये कोर्स आपका 15 डेज का ना, तो इंशाल्लाह आप सर सब पैकेजेस से वाकिफ हो जाएंगे कि कौन सा पैकेज किस काम के लिए यूज़ होता है। देखें, जब आप लैब में फर्स्ट डे जाते हैं ना, तो मैं भी आपको बहुत सारी मशीनों के नाम भी ना पता हूँ, ऐसे ही होता है ना। लेकिन एक जी साल के सर, बाद, एक सब्जेक्टेड साल, टू हाँ नीड। बिल्कुल, एक साल के बाद आपको आपसे रिलेटेड जितने भी मशीनरी पड़ी होती है सबके बारे में पता होता है। इस मशीन का ये नाम है, इस मशीन का ये नाम है। तो आज आपका फर्स्ट डे है आर स्टूडियो की लैब में। तो आपको एक मशीन का नाम मैंने बता दिया, रीड एक्सेल, जो एक्सेल की फाइल को आर के ऊपर लेके आने के लिए यूज़ होगी। तो इंशाल्लाह बाकी सारी चीज़ें भी हम स्टेप बाय स्टेप सारी सीखेंगे, और आपके सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह क्लियर होंगे। ओके, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से तो पूछ सकते हैं। मोहम्मद मंजूर इलाही साहब, जी सर, मैं सारे आपको, ये लिस्ट मैंने आपको बताई है ना, ये देखें, इस लिस्ट में तमाम एनालिसिस पड़े हुए हैं, और हर एनालिसिस के बाहर वो लिखा हुआ है कि ये क्यों यूज़ हो रहा है। मसलन ये देखें, ADE4, एनालिसिस ऑफ इकोलॉजिकल डाटा। इसी तरह एडजेंट, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस ऑफ जेनेटिक एंड जीनोमिक डाटा। तो इसी तरह हर एनालिसिस, हर पैकेज के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि वो पैकेज किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। तो इंशाल्लाह जब हम हर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो उस पर हर पैकेज के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि उसको हमने किस तरह यूज़ करना है। देखें, अगर आपको पता चल गया कि पीएच फाइंड करने के लिए पीएच मीटर यूज़ करता है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन उसको अब हमने यूज़ भी करना है, उसको प्रोटोकॉल भी देखना है कि पीएच हमने फाइंड कैसे करनी है। मशीन का तो हमें पता चल गया, अब मशीन से अगले स्टेप पे आना है कि उसको फाइंड कैसे करना है। जिस तरह अभी आपको पैकेज का नाम तो पता चल गया कि रीड एक्सेल ने फाइल को इंपोर्ट करना है। अगला स्टेप, फाइल को इंपोर्ट करेंगे कैसे, इस मशीन को कैसे यूज़ करेंगे, और फाइल को यहाँ तक कैसे लेके आएंगे। तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन पे हम कल डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों के मजीद भी कोई क्वेश्चन हुए तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। सर मे आई ऐड अ बिट? जी सर। इसमें सर ये जो पैकेजेस हैं, ये इसकी मुझे ये चीज़ अच्छी लगी जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, क्योंकि मैंने जीआईएस पे काम किया है। जी उसमें जी। टूल्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, बट उस पे पर्टिकुलरली मेंशन नहीं होता कि इससे आप क्या कर सकते हैं। सर इसमें और भी बहुत बहुत मजीद डिटेल है, अगर आप इस हर पैकेज पे क्लिक करें ना, तो ये देखें, एक पैकेज के अंदर हज़ारों फंक्शन हैं। एक पैकेज, एक मशीन बहुत ज़्यादा काम कर सकती है, तो इसीलिए आर को फेवरेट समझा जाता है। इसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा फंक्शंस हैं। ये मैंने एक पैकेज पे सिर्फ क्लिक किया जबरदस्त। है, ये एक पैकेज पे क्लिक किया है। इसको वापस जाता हूँ, ये ये देखें, ये एक पैकेज है, बल्कि ये पैकेज है एक। इस पैकेज पे आप क्लिक करेंगे, ये उस पैकेज के फंक्शन है। इस पैकेज के अंदर तकरीबन 10 फंक्शन है, यानी ये 10 डिफरेंट काम कर सकता है। इसी तरह ये नेक्स्ट फंक्शन है एडजेंट। इस पे देखें, ये इस पे काफ़ी सारे फंक्शन हैं, बेशुमार फंक्शन है इसके। ये पूरी लिस्ट शो, ये एक पैकेज के अंदर इतने फंक्शन है। Sure। अच्छा सर, ये पैकेज का जो वर्जन होता है टूल का, जी ये कोई अपडेट जी, के लिए अपडेट, कोई ये पॉपअप शो करता है या हमें बिल्कुल, खुद करना होता ये ना जब आप आर को अपडेट करते हैं ना, है? तो ये पैकेजेस भी सारे अपडेट हो जाते हैं। और फिर साथ में ये बाज़ का कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जो आर क्रैन की वेबसाइट पे नहीं होते। मसलन आप खुद से भी पैकेज बना सकते हैं, लेकिन उस पैकेज को बनाने के बाद आपको गिट हब के रजिस्टर करवाना पड़ता है पैकेज। तो आपने फॉर एग्जाम्पल एक पैकेज बना लिया, तो उसको यहाँ से आपने अपडेट करना होता है। ये देखिए, अपडेट का बटन है। अब ये मुझे बताएगा कि मेरे पास कौन कौन से पैकेजेस अपडेटेड नहीं है। ये मुझे कह रहा है कि ये पैकेज आपने अपडेट करने हैं। मैं इनको सेलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और वन बाय वन भी कर सकते हैं, इंस्टॉल अपडेट। तो ये ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर लेगा। क्लियर है? ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।